हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन के बारे में। हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को स्टडी करते वक्त बहुत सारी थ्योरेटिकल अप्रोचेस और पर्सपेक्टिव को समझते हैं और हम 4 मेजर थ्योरेटिकल अप्रोचेस के द्वारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को समझ सकते हैं। वो 4 मेजर थ्योरेटिकल अप्रोचेस है फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इंटरेक्शनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। हमने पिछले क्लास में फंक्शनलिज्म को जाना था और आज के क्लास में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन को किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ज़रिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ज़रिए समझा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मेनली होता क्या है, फिर देखेंगे अलग अलग थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन में। यहाँ पर हम देखेंगे लुइस अल्थुजर के बारे में, फिर बाउल्स एंड जिंटिस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आखिर में देखेंगे पेरी, बोर्दुई और पेसरन ने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया है हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन में। तो पहले देखते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये मेनली हमारा फंक्शनलिस्ट जो थ्योरी था उसका ऑपोजिट होता है, यानी कि फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच था वहाँ पर बताया जाता था कि हमारा सोसाइटी में सारे चीज़ों का फंक्शन है और एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होता है। अगर किसी एक चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी पूरा का पूरा सिस्टम ही इसके द्वारा अफेक्टेड होता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इस फंक्शनलिस्ट थ्योरी से थोड़ा अलग है। यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी इज इन ए स्टेट ऑफ परपेचुअल डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि सोसाइटी कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है। यहाँ पर हर किसी चीज़ में क्षमता नहीं है। जो फंक्शनलिस्ट कहते थे कि हर चीज़ समान है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हर चीज़ समान नहीं है। हमारी सोसाइटी में अलग अलग चीज़ों का इम्पोर्टेंस अलग है, अलग अलग इंसान का इम्पोर्टेंस भी अलग तरीके का होता है। इस वजह से उनका कहना है कि यहाँ पर हम 2 तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सोसाइटी है उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है हमारा डोमिनेंट ग्रुप और दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेट ग्रुप। डोमिनेंट ग्रुप वो सारे लोग हैं जो मेनली कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, वो होते हैं हमारा डोमिनेंट ग्रुप। और जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है वो मेनली वर्किंग क्लास होते हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास के नीचे काम करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट ग्रुप। यहाँ पर हमारा सोसाइटी मेनली ये 2 ग्रुप के बीच में जो कांस्टेंट पावर स्ट्रगल होता है इसके वजह से ही चलता रहता है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हमारा डोमिनेंट ग्रुप और सबऑर्डिनेट ग्रुप में जो कांस्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन है इसके वजह से ही हमारा सोसाइटी चलता रहता है, इसका काम चलता रहता है। उनका कहना है कि ये जो इंटरेक्शन है ये 2 ग्रुप के बीच में ये एसेंशियल होता है हमारी सोसाइटी के कंटिन्यूटी के लिए। यानी कि अगर हमारी सोसाइटी को बचा रहना है या फिर कंटिन्यूअस रहना है तो ये 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं होगा। हमारा सोसाइटी एक ऐसा पोजीशन पे रहेगा जहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हमारा सोसाइटी में चेंजेस हो रही है और हमारा सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप हो पा रही है। यहाँ पर हम अब अलग अलग तरीके का इंसानों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ ऑन एजुकेशन में, इसके बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं हम लुइस अल्थुजर के बारे में। लुइस अल्थुजर जो है उन्होंने मेनली मार्क्सिस्ट अप्रोच अपनाया था हमारे अपने सारे थ्योरीज को डेवलप करने में। उन्होंने सोसाइटी को 2 ग्रुप्स में बांट दिया था। उन्होंने कहा था एक ग्रुप है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा जो ग्रुप है वो है लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास के पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये
अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं बाकी जो लेबर क्लास है उनके ऊपर, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास मेनली मालिक है जो बाकी सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। और ऑपोजिट में उन्होंने कहा था लेबर क्लास के बारे में, जिनके पास मूड्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जो सिर्फ अपना लेबर पावर सेल करके ही अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर अल्थुसर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि एजुकेशन के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा कैपिटलिस्ट क्लास है ये उसी टाइम पे सरवाइव कर सकता है जब कॉन्टिन्यूअस लेबर पावर चलता रहे हमारे सोसाइटी में। यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास मेनली एक प्रॉफिट ओरिएंटेड क्लास है जो चाहता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमारी सोसाइटी में लेबर होना बहुत ज़रूरी है और अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके का स्किल होना भी ज़रूरी है, तभी फैक्ट्रीज़ में काम हो पाएगी, तभी वो लोग अपना जो प्रॉफिट है वो कमा सकेंगे। इसी तरीके से लुइस अल्थुसर ने कहा है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये मेनली कैपिटलिस्ट क्लास को अपना लेबर पावर देने में सक्षम होता है। इस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए ही लोग अलग अलग तरीके का स्किल्स एक्वायर करते हैं और लोगों में अलग अलग तरीके का हुनर आता है। इस वजह से लोग अलग अलग जगह पर काम कर पाते हैं और कैपिटलिस्ट क्लास जो होते हैं यही लेबर पावर को अपने प्रॉफिट के लिए काम पे लगाते हैं। अब देखते हैं बाउल्स एंड जिंटिस का कंट्रीब्यूशन। इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया था हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को। इन्होंने कहा था कि हमारा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये तभी बच पाएगा जब यहाँ पर सरप्लस अमाउंट ऑफ लेबर पावर होगा, यानी कि जब ज़्यादा लेबर होगा हमारे सोसाइटी में, लेबर पावर होगा, तभी हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम चल सकता है, ये तभी काम कर सकता है। यहाँ पर कैपिटलिस्ट लोगों के पास पैसा होता है, वो लोग लेबर पावर खरीदते हैं। वो लोग कब कम पैसों में लेबर पावर खरीद सकते हैं? जब ज़्यादा लेबर हमारे सोसाइटी में हो, यानी कि अगर कोई भी एक नौकरी हो उसके लिए अगर 100 कंटेंडर हो तो वो लोग किसी भी एक इंसान को चूज़ कर सकते हैं और उसको कम पैसों में भी उनसे काम करवा सकते हैं। इसी तरीके का बात की थी बाउल्स एंड जिंटिस ने। उन्होंने कहा था द एजुकेशनल सिस्टम रेजेस सरप्लस ऑफ वर्कर्स हुज स्किल सेट इज सुइटेड टू कैटर टू लेसर पेड मिनियल जॉब्स। यानी कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये सरप्लस वर्कर्स को बढ़ावा देता है, यानी कि इतना सारा लेबर पावर तैयार करके देता है कि जो लोग हैं उनको कम पैसों में भी काम कराया जा सकता है। यानी कि मैंने जो अब एग्जांपल दिया है कि 100 इंसान है और एक पोस्ट है, तो वो 100 में से किसको चूज़ करना है ये कैपिटलिस्ट लोग डिसाइड करेंगे और उनको कितना पैसा देना है वो भी कैपिटलिस्ट लोग ही डिसाइड करेंगे। और इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम होता है, जब ज़्यादा सरप्लस वर्कर्स हो जाते हैं या फिर ज़्यादा सरप्लस वर्कर्स हो जाते हैं तो यहाँ पर जो पैसा है वो भी कम देने से चल जाता है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है कि अगर उनको काम से निकाल दिया जाए तो वहाँ पर बाकी 99 लोग यानी कि 99 लोग खड़े हुए हैं लाइन पे उनके जॉब को हथियाने के लिए। इस वजह से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये सरप्लस लेबर तैयार करने में मदद करता है और कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है ये सरवाइव होता है हमारा एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए ही। अब देखते हैं पेरी, बोर्दुई और पेशरन ने किस तरीके का बात की थी हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन में। उन्होंने कहा था कि द मेजर रोल ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इज द रिप्रोडक्शन ऑफ कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लासेस। यानी कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इसका मेजर रोल होता है जो डोमिनेंट क्लास के लोग हैं उनके कल्चर को रिप्रोड्यूस करना। डोमिनेंट क्लास कौन है? जिनके पास पावर होता है, पैसा होता है, जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है ये मेनली डोमिनेंट क्लास का ही एक छाप छोड़ के जाता है हमारे ज़िंदगी में। यानी कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ये कौन तैयार करता है? ये मेनली डोमिनेंट क्लास के लोग ही
तैयार करते हैं और उनका जो कल्चर होता है उसको ही बड़ा दिखाया जाता है इन सारे एजुकेशनल सिस्टम में। यानी कि ये सारी चीज़ें, जो भी अच्छा है कि बुरा है, ये सारी चीज़ें डोमिनेंट क्लास तैयार करता है। इस वजह से डोमिनेंट क्लास अपना जो कल्चर है इसको बाकी लोगों में थोप देता है। यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट क्लास है उनके ऊपर अपना क्लास का पावर थोप देते हैं, उनको समझाते हैं कि जो हम डोमिनेंट क्लास का कल्चर है वही सही कल्चर है, वही बेस्ट है। इस वजह से जो भी डोमिनेंट कल्चर के बच्चे होते हैं वो लोग ज़्यादा ग्रेड्स अचीव कर पाते हैं और वो लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है मेनली ये डोमिनेंट क्लास के साथ फेमिलियर है। वो लोग पहले से ही ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं और उनके साथ उनका उठना बैठना है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो डोमिनेंट क्लास के कल्चर को नहीं समझते हैं और वहाँ पर किस तरीके से जीना है ये भी नहीं जानते हैं। इस वजह से जो भी डोमिनेंट कल्चर के बच्चे हैं वो लोग अपने कल्चर को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस वजह से उनको हायर ग्रेड्स और वो लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं एकेडमिक्स में। यहाँ पर मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि ये जो 3 लोग हैं इन्होंने किस तरीके की बात की थी, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही होगी कि अरे ये सारी चीज़ें तो एक जैसी है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा समराइज करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको इससे हेल्प मिलेगा। यहाँ पर लुइस एल्थुजर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो 2 चीज़ें हैं। पहला है, उन्होंने 2 क्लास की बात की थी। सोसाइटी को उन्होंने 2 क्लास में बांटा था, एक है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा है लेबर क्लास। और उन्होंने कहा था कि एजुकेशनल सिस्टम प्रोड्यूस द रिक्वायर लेबर पावर, यानी कि एजुकेशन सिस्टम लेबर पावर तैयार करता है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए ज़रूरी है। फिर आते हैं हमारे बाउल्स एंड जिंटिस। वो कहते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम रेजेस सरप्लस ऑफ वर्कर्स, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम एक्स्ट्रा वर्कर्स तैयार करके देता है ताकि कैपिटलिस्ट चूज कर सके और लोगों को कम पैसे देने के बावजूद भी उनसे काम करा सके। यहाँ पर अल्थुजर और बाउल्स एंड जिंटिस का कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है। अल्थुजर ने कहा था कि लेबर पावर, प्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर के बारे में बात की थी और बाउल्स एंड जिंटिस ने प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस वर्कर के बारे में बात की थी। फिर आते हैं हमारे पेरी बोर्दुई एंड पेसारोन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एजुकेशनल सिस्टम इज द रिप्रोडक्शन ऑफ कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लासेस, यानी कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये मेनली डोमिनेंट क्लास का कल्चर को ही रिप्रोड्यूस करता है। जो भी सबऑर्डिनेट क्लास है उनको भी उनके कल्चर को ही फॉलो करना पड़ता है और उनको कल्चर को ही हमेशा बेहतर बताया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को कोई और कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इनका नोट बना लेना और इनको थोड़ा अच्छी तरीके से स्टडी करना। आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।